नमस्ते सर। नमस्ते जी। आगे बच्चे सर अभी नहीं आए। आज बच्चा आया नहीं सर वो नहीं आए, छुट्टी पे थे, 2 दिन। हाँ ऐसा बोली भी क्या हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब जने? सब बढ़िया। गुड इवनिंग सर। हाँ सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। सर आप बीच में कहाँ चले जाते हो सर? है बेटा? हाँ सर। यार आप कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? अरे यार एक्चुअली मेरे काम बहुत हो जाते हैं, निकल जाते हैं काम, इसलिए बीच बीच में मेरे को जाना पड़ जाता है। तो अचानक एक विजिट आ गई थी मेरी, तो मैं जयपुर जाके आया। जयपुर 2 दिन की विजिट की मेरी। अब मैं एक बजे काम ऐसे आ जाता है, भागना पड़ जाता है कहीं को। चलो अभी फिलहाल तो कहीं नहीं जाना है ना, होली तक हम पढ़ाना आराम से पढ़ाएंगे। तो यस डियर, तो अब मेरे को बताओ कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या कर लिया था, चेक करो एक बार। सर SN1 पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा SN1 याद आ गया। SN1। ठीक है मुझे याद आ गया SN1 अपन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सर अब कंटिन्यू रहेगा क्लास की नहीं रहेगा रोज? सर फ्लो बिगड़ जाता, कंटिन्यू नहीं रहता तो। अरे क्या करें बेटा, एक्चुअली कुछ काम ऐसे आ जाते हैं ना कि कुछ भागना पड़ जाता है हम लोगों को। तो बीच में मेरे कुछ काम ऐसे आ जाते हैं, मैं अकेला पर्सन हूँ, मुझे भी कुछ काम देखने पड़ते हैं, तो बस वो भागना पड़ता है। अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो फिलहाल एक हफ्ते अपन कंटिन्यू बुक पढ़ सकते हैं जमा है कि नहीं? हाँ सर। चलिए, तो हम लोगों ने बेटा SN1 शुरू किया था। हल्का सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने SN1 शुरू किया था, तो मैंने आपको एक बार कही थी कि SN1 रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले उसका वर्ड मीनिंग समझो। 100% यूज होगा मतलब 100 भी उस बात से हेलो, हाँ बोलो। यस बोलो सर। सर। तो यस ऐसे सर। अगर अपन पूरा समझो। सर माइक ऑफ दे, पहले माइक बंद कर लो आप उधरी से। माइक बंद करा दूं? हाँ ये लो साहब, सबके माइक म्यूट कर देता हूँ मैं। चलिए यस जी। तो अब मैं ये कह रहा था कि जो एसएन रिएक्शन है उसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। अब वन क्यों बोला गया, तो वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी या उसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। अब पॉइंट आता है रिएक्शन में क्या खासियत है। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके 2 या 2 से ज्यादा स्टेप होते हैं। पहला स्टेप अगर आप याद करके देखो, मैं लिखवाया होगा आपको कि सबसे पहले स्टेप में आपका Lg और कार्बन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है पहले स्टेप में, तो ये कार्बोकेटाइन की ओर बढ़ता होता है। तो ऐसे में एनर्जी शूट करना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर आपने देखा था कि वो एक्स या Lg टूट कर आपको देखा था कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का बनना ये जो RDS है, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन स्टेप स्लो। ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो SN1 रिएक्शन की खासियत होगी कार्बोकेटाइन का बनना। सेकंड स्टेप से तो आपने क्या किया कि वो जो कार्बोकेटाइन है, अब उस कार्बोकेटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक बात स्टीरियो केमिस्ट्री में जोड़ी थी। मैंने कहा था कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, यानी जैसे पहले तो स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल, लेकिन जैसे वो कार्बोकेटाइन बना वो टेट्राहेड्रल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल के अंदर क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो गया वो। तो वो इस तरह से कार्बोकेटाइन प्लेनर हो जाएगा। ये देखिए, अब कार्बोकेटाइन अगर प्लेनर हो जाए हथेली की तरह, या तो यू रख लो चाहे यू रख लो, आपकी चॉइस है, तो सोचो आपका आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक भी करेगा और रियर अटैक भी करेगा। तो 50% मैंने कहा था फ्रंट और 50% मैंने कहा था रियर। फ्रंट का मतलब होता है जहां से आपका Lg गया वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो ये कहलाता है फ्रंट। और इसको टेक्निकली बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है
जैसा पहले ओरिएंटेशन था वैसा का वैसा, लेकिन 50% को बोलते हैं बैक साइड ड्रैग होगा तो चीज पलट जाएगी, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो इसमें दो चीजें होती है, रिटेंशन और इन्वर्जन। और रिटेंशन और इन्वर्जन को मान के चलते हैं मोटे मोटे तौर पर, ये सब 50-50% मानते हैं, तो इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। इसका मतलब हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन मैंने आपको एक टेक्निकल पॉइंट सिखाया था, मैंने जब आपको एनर्जी ग्राफ समझाया था, तो इस एनर्जी ग्राफ में मैंने आपको कहा था कि जब आपने इस R और LG को तोड़ा तो आपको ध्यान एनर्जी में बड़ा टूट गई। इस जगह पर आपने कहा था कि R और LG टूट गए, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, और उसके बाद जो बन गया कार्बोकेटायन, ये वाला था कार्बोकेटायन, और फिर कार्बोकेटायन के न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और बन गया प्रोडक्ट, तो ये बन गया था हमारा RNA। और मैंने आपसे कहा था ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो बन गया विश्व। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ये वो जो दो स्टेप मैंने कहा है वो दो स्टेप ये, पहला स्टेप कार्बोकेटायन का बनना, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम ये टेक्निकल पॉइंट पर उस दिन क्लियर करना कि जब आपका काइनेसिस भारत शर्मा माइक ऑफ करो प्लीज। तो अब आप चेक करो, जो ये काइनेसिस स्टेट बन रही है वो कार्बोकेटायन बनने से पहले करीब 1 या 2% आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड है। तो सोचो इसको इन्वर्जन बोलेंगे, बैक साइड कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप नॉर्मल क्वेश्चन आए तो हम कह सकते हैं कि 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन, ये है नॉर्मल क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दे रखा है तो। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि इन्वर्जन बढ़ रहे हैं तो इन्वर्जन हो जाता था, आपको याद है 51%, और आपका 49% जो होता था वो हो जाता था आपका रिटेंशन। तो अगर देखा जाए तो रेसिमिक मिक्सचर कितने का बना, तो रेसिमिक मिक्सचर बना 49%, या सॉरी मैं 49 पे जोड़ दूं दोनों को तो 98%, 49R 49S, तो फिर बचा कौन, ये बच गया 2% इन्वर्जन एक्स्ट्रा। अब टेक्निकल क्वेश्चन हो गया कि अगर एग्जामिनर पूछे कि क्या SN1 में 50-50% रिटेंशन और इन्वर्जन होता है, तो आपका परफेक्ट आंसर होगा नो, 2% इन्वर्जन ज्यादा होता है। इसीलिए जब आप इसके मिक्सचर को चेक करोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव निकलेगा 2%, क्योंकि बाकी 98% रेसिमिक हो चुके। तो ये टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको पूछा, एक्स्ट्रा क्लियर किया था, ये याद रखिए। अब जैसे मैं यहाँ पर जो मैंने समझाया उसको अगर मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूं तो देखो वो एग्जांपल क्या हो सकता है। मान लो आपने लिया यहाँ पर C3H7, यहाँ लिया मान लो C2H5, यहाँ लिया सपोज करो Cl, और यहाँ लिया मान लो CS। अब आप चेक करके देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये वाला पार्ट ये सबस्ट्रेट है, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट। अभी सबस्ट्रेट में क्या होने जा रहा है, इस सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप नंबर 1 जो कि RDS है, ये पहला स्टेप जो RDS में क्या हो रहा है, ये LG बाहर है। अब LG बाहर आएगा तो सोचिए ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। ये देखो कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन सपोज करो ये CH3 हो गया, मान लो ये C3H7 हो गया, मान लो आपका ये C2H5। अब देखो ये बन गया कार्बोकेटायन, ये हमारे यहाँ तक पहुंच चुका है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आप डालने जा रहे हैं ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर रहा है 49% और रियर अटैक भी कर रहा है 49%, तो 2% वो एक्स्ट्रा बढ़ गया इन्वर्जन। तो इसका मतलब फ्रंट अटैक भी हो गया, रियर अटैक भी हो गया। तो आपको रेसिमिक मिक्सचर दो मिल रहे हैं, कैसे, ये C2H। सर ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है तो आपको नेट की प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। फिर ना अगर ब्लर आ रहा है तो आपकी नेट की प्रॉब्लम चेक करो। अब बीच में रुको, देखो अब यहाँ पर आप चेक करो तो आपने यहाँ पर अगर फ्रंट अटैक किए, ये देखो
अगर आपने फ्रंट अटैक किए तो न्यूक्लियोफाइल अपसाइड, और अगर आपने रियर अटैक किए ये देखिए आप, तो चेक करो आपके सामने दो प्रोडक्ट बन गए। अब ये दो प्रोडक्ट अगर आप चेक करके देखो, ये दो प्रोडक्ट हैं। अब इन दो प्रोडक्ट में देखो जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आया तो इसका मतलब सपोज करो ये R था, तो सोचो ये बन गया आपका R और ये बन गया आपका S, और दोनों को मिला दे तो नाम होता है रेसनिक मिक्सचर। तो ये जो मैंने रिएक्शन आपके सामने शो की, ये SN1 को शो कर रही है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का बनना, ये रहा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, प्लेन कर दो। न्यूक्लियोफाइल को आगे से अटैक करो, पीछे से अटैक करो, तो आपका 49% R 49% S। लेकिन वो 2% आपका R, क्योंकि ये तो R है, तो 42% आपका S एक्स्ट्रा बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको 98% बोल रहा हूँ तो 98% आधा R है और आधा S है। 49 और 2% आपका S एक्स्ट्रा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो इसको कर लीजिए पहले स्नैपशॉट, तब मैं आपको सर वो सेकंड वाला Cl होगा कि Nu लगेगा? Nu लगेगा ना, ये रहा ये Nu। Cl तो हट चुका है बेटा, Nu आएंगे दोनों, ये वाला। तो ये वाला Cl और ये वाला H तो बाहर आ चुके हैं। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, ये है आपकी SN1 रिएक्शन। सर एक बार और बताइए ना प्लीज। कंप्लीट कर लिया सर एक बार यस और बताइए। सर। चलिए, तो जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हमें क्या चाहिए, नोट करने चाहिए, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, तो वो मैं आपको क्लियरफाई कर रहा हूँ। तो ये अपन लेने जा रहे हैं बेसिक फीचर्स ऑफ SN1। अब SN1 के क्या बेसिक फीचर्स है वो लिखो आप। सबसे पहला बेसिक फीचर है 2 और मोर स्टेप्स। तो देखिए ये रिएक्शन वो है जिसके 2 या 2 से ज्यादा स्टेप हो। अपन नॉर्मली 2 मानते हैं, जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का बनना और दूसरे स्टेप पे कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर 2 के अंदर आपकी है रेट। रेट जो है वो डिपेंड कर रही है केवल आपके RLG पर, यानी कि सबस्ट्रेट पर। ऐसा क्यों, तो चेक करके देखो RDS में केवल आपका सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस RDS में केवल आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही काम आ रही है, इसलिए आप कह सकते हो रेट only depends upon concentration of substrate molecule। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेट या SN1 reactivity या SN1 directly proportional to concentration of substrate, not on nucleophile। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही। आपका एग्जामिनर आपसे कहेगा सर मैंने न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग डाल दिया, वो कहते मैंने बहुत वीक डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्ट्रॉन्ग डालो वीक डालो में फर्क नहीं पड़ता। हमारी सारी रेट डिपेंड कर रही है केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर। अब तीसरा पॉइंट, तो जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, बस स्नैपशॉट कर लीजिएगा कि मैं बाकी पार्ट को हटा रहा हूं। पर हेलो सर एक ग्राफ एक बार और बताइए ना प्लीज। बेटा ग्राफ तो मैंने उस दिन ही बताया था बेटा, ये ग्राफ एक एक्सोथर्मिक ग्राफ है, कुछ भी नहीं है। इस ग्राफ के अंदर ये एनर्जी है, आपने सबसे पहले एनर्जी को तोड़ा, ये एनर्जी को ऊपर जा रहा है, जैसे बॉन्ड तोड़ोगे मानी बात है आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होके इंटरमीडिएट बन रहा है, तो एनर्जी बढ़ रही है एनर्जी के बेस पे। तो ये इसका पहला स्टेप आपका कार्बोकेटाइन बनने तक ये रहा, ये यहां से लेकर यहां तक का स्टेप ये रहा। फिर दूसरा इसके अंदर फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है, तो ये वाला अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, देखो ये
न्यूक्लियोफिलिक और जब प्रोडक्ट बन गई ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये ग्राफ सिंपल आपको ध्यान है, एनर्जी का ग्राफ है आपका। तो ये मैं उस दिन भी सिखाया था, आज तो मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप कनेक्ट कर सकें। तो अब आप चेक करके देखो, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए उसमें नंबर पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जो रेट है वो केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है, और दूसरा मैंने कहा कि ये 2 या 2 से अधिक स्टेप पे पूरा होता है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि इंटरमीडिएट, और आप जानते हैं इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेट आयन, ये रहा कार्बोकेट, तो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेट आयन। चौथे नंबर पे अगर मैं आपको हिंट दूं तो अपन कह सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स रेट, यानी रिएक्शन की जो रेट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोकेटायन बन सकते हैं लेकिन पोलर एप्रोटिक में कार्बोकेटायन नहीं बन सकते। तो हमारा इसका मतलब पीटी जो पोलर प्रोटिक है उसमें ये फेवरेबल रहेगा। इसी से अगर बात निकालो तो ये कह सकता हूं कि एसिड रिएक्शन रिएक्टिविटी is directly proportional to कार्बोकेटायन। आपका कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा SN1 की रेट उतनी ज्यादा होगी। आपका क्वेश्चन कैसे, तो देखो मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे मानो सबसे पहले मैं मान लो मैंने लिख दिया CH3O CH2 और मान लो मैंने लिख दिया Cl। अब आप चेक करके देखो ये SN1 का सबसे टॉप है। आपको क्यों दिमाग लगाओ, क्योंकि जैसे ही Cl निकलेगा यहाँ का कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल होगा। देखो यहाँ सोचिए, देखो यहाँ कार्बोकेटायन मिलेगा Lg, तो सोचिए कार्बोकेटायन रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल। अब कार्बोकेटायन जब रेजोनेंस से बहुत स्टेबल है तो सोचिए जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इतनी पहाड़ी ना चढ़ के यहीं से आगे बढ़ जाएगी। तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होता है ये एनर्जी की वैल्यू कम होती है, इसीलिए कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा ये पहाड़ी कम चढ़नी पड़ेगी, पहाड़ी यहीं से मुड़ के सीधी प्रोडक्ट होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला। फिर कौन स्टेबल है, फिर आपका 3 डिग्री, क्योंकि आपको ध्यान है 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर 3 डिग्री आता है, फिर 3 डिग्री के बाद कौन आता है, 3 डिग्री के बाद आता है बेंजाइल, तो इसमें रेजोनेंस से ये Cl देगा, यहाँ पर Cl लगा तो यहाँ Cl देगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। फिर आपका एलाइलिक आएगा, ये एलाइलिक का आपका X लगा दो या हाइड्रोजन लगा दो दूसरी जगह। एलाइलिक के बाद आएगा आपका 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री और सबसे कम होगा मैथिल हैलाइड। तो आप चेक करके देखो, इस ऑर्डर को याद कर दो क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनने की रेट कम होती जा रही है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो आपको अच्छी तरह पता है इसका कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा और इसका कार्बोकेटायन बनना भी बहुत आसान नहीं है। तो अगर मैं उसको लेता तो ये ग्राफ यहाँ चल जाएगा, यहाँ इतनी पहाड़ी चढ़ के फिर नीचे उतर के फिर ये नीचे उतर, तो सोचो आपको पहाड़ी कितनी चढ़नी पड़ती, ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये बड़ी वाला एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए, और इसके लिए अगर मैं लूं या इसके लिए लूं तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, SN1 की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हाँ, यहाँ पर बहुत मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दूं कि ये ध्यान रखना कि आपका ब्रिज है, ये देखो ये कंपाउंड आपका ब्रिज है, देखो ब्रिज के ऊपर X। इसी तरह से आपका क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन और इसके अलावा आपका विनाइलिक विनाइल, ये देखो ये तीनों एग्जांपल ना तो SN1 देते हैं और ना ही SN2 देते हैं। ये 3 ऐसे एग्जांपल हैं जो SN1 SN2 दोनों ही देंगे क्योंकि इनका कार्बोकेटायन बनना संभव नहीं है। इसलिए अगर ये कभी एग्जांपल आ जाए तो इन्हें SN1 SN2 दोनों से बना, तो नोट कर लीजिए अपने 4 तक के पॉइंट। फिर 5वां पॉइंट लिखवाता हूं मैं। 5वां नंबर पॉइंट पे अपन लिख सकते हैं नंबर 3, गुड Lg। सर हाँ जी,
क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर किस चीज का लिखवाए हैं? ये SN1 का ऑर्डर है, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। मतलब SN1 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। SN1 कार्बोकैटायन का है वो। का ऑर्डर है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देख। तो जो मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया था ना, वो वाला पूरा Yes, sir. पूरा फिट हो जाएगा इसमें। हेलो सर। सर ये जो नीचे वाला जिसको आप बॉक्स में लिखे हैं वो SN1 SN2 नहीं है? वो भी नहीं है। ये एग्जांपल दोनों के लिए बेकार है, दोनों में ही इंटरेस्ट दिखाएगा ना। ओके सर। SN2 के लिए बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। बोला है गुड एलजी फेवर्स, गुड एलजी फेवर्स SN1 रिएक्शन। जितना अच्छा एलजी होगा, सोचो जितना अच्छा एलजी होगा वो उतना तेजी से टूटेगा और क्या बना देगा फट से कार्बोकैटायन। और ये पूरी रिएक्शन तो कार्बोकैटायन बेस्ड है। तो सोचो कल को अगर आपका एल्किल आयोडाइड आ जाए तो सोचिए वो एल्किल ब्रोमाइड से बेस्ट है, क्योंकि आयोडाइड जो है वो बड़ा साइज का गुड एलजी है, बीआर से छोटा साइज है तो थोड़ा कम अच्छा एलजी है। फिर इसके बाद सीएल और सबसे नीचे जाएगा आर। आप देखो जितना गुड एलजी होगा उतना इसकी रेट फास्ट होगी। तो कल को अगर आपकी आर वैल्यू सेम हो जाए, एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा, केवल एलजी अलग अलग हो, तो ये वाला ग्राफ एलजी पर बेस हो जाएगा। जैसे इस समय ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रही है समझो क्लोराइड का, और देखो ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है ये मान लो आयोडाइड का। तो जितना साइज बड़ा होगा एलजी का, या मैं कहूं जितना एलजी अच्छा होगा उतनी रेट पास होगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड एलजी। तो ये नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स, ये सब के सब पॉइंट आपको SN1 रिएक्शन के लिए सपोर्ट करें। नोट कर लीजिए बेटा इसको। सर वो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद X है ना हेलोजन का, जो बॉक्स में लिखे हो वो, ये बॉक्स में लास्ट में जो लिखे हो वो पढ़ो ना। हाँ इनको एलजी मान सकते हो, कोई भी एलजी लो। हाँ हेलोजन है ना वो। हेलोजन क्या एलजी मान लो, एलजी ये सब एलजी है। अपन यहाँ हाँ। एलजी ये एलजी लिखा तो ये सारा एलजी है। और जनरली आपको ध्यान है ये सारी रिएक्शन हेलोजन की आएंगी, इसीलिए मैंने बोला क्या है इसको यहाँ पर हेलोजन मान लो चाहे एलजी मान लो, कोई सब कोई फर्क सर लास्ट वाला पूछ रही, CH2 डबल बॉन्ड CH। नहीं है। एक्स ये भी एलजी, एक्स ये भी एलजी, यहाँ लिखा वो भी एलजी। हाँ हो गया। अब एलजी है, सब एलजी हो गया। सर वो SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड एलजी लिखा हुआ है, उसके जो लेफ्ट में जो आप लिखे हैं SN1 और उसके बाद SN2, उसका मतलब क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड एलजी। जितना गुड एलजी होगा, जैसे कल को मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया व्हिच गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। अब बताओ इनमें क्या चेंज है, क्या आर की वैल्यू चेंज है क्या? नो सर। नो सर। क्या चीज चेंज है? एलजी। आप सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन में से कौन देगा? आयोडीन वाला। फोर्थ सर। जिसका एलजी गुड होगा उसकी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। हेलो सर। हाँ जी। सर ये 4th पॉइंट में ये जो आप ऑर्डर लिखे हैं, आई के पहले वाला क्या लिखा है? कौन सा वाला? ये 4th पॉइंट में आप ऑर्डर लिखे हैं। एक मिनट, एक मिनट सर को जवाब वो आई नहीं है, वो प्राइमरी या सेकेंडरी ऐसे बता रहा है वो। डिग्री है। अच्छा हाँ, उसके डिग्री पहले वाला बता क्या रहा है? उसके पहले वाला क्या है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी डिग्री। हे भगवान, वो एस है। हाँ क्या कहते हो? 2 है, 2 ऐसा लिखा है वो। अच्छा हाँ Two सर, हो not गया। होता है। अरे सर को कुछ और ही नेक्स्ट दिख तेरा। रहा था। अरे पोपट से हटा दूं इसको? तू चुप रह। अच्छा मैं हटा दूं? हाँ सर मिटा दो।
तो ये बेटा आपकी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो गई पूरी। अब SN1 के बाद हम एंट्री करने जा रहे हैं SN2 में कि भाई अब SN1 से SN2 में क्या डिफरेंस है, कि क्या ऐसा कंडीशन आती है जिसके कारण SN2 हो जाती है रिएक्शन। यानी कि अगर इसमें तो मैंने दो बातें नहीं बोली है लेकिन लिखी है, नहीं लिखी लेकिन बोली है। मैंने लिखा है कि इसकी मॉलिक्यूलिटी 1 थी और दूसरा इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 1 था। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी जो हमने अभी की। अब हम करने जा रहे हैं SN2, ये करने जा रहे हैं SN2, यानी हम करने जा रहे हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होने जा रहा है, पहले मैं क्लियरिफाई कर दूं आपको यहाँ पर कि भाई अब सबसे पहले चेक कीजिए कि अगर मैं केवल रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन के अंदर वही तरीका, ये आपका RLG सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट एरो के ऊपर लिख दिया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल लिख दिया। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और Lg की जगह पर Lg चला गया और इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट और ये सारे निकल गए न्यूक्लियोफाइल, ये आपके निकल गए Lg। तो आप चेक करके देखो रिएक्शन वही की वही जो मैंने SN1 में की, उसमें भी आपको ध्यान है Lg निकलता था, न्यूक्लियोफाइल आता था। बस डिफरेंस क्या था कि इस न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले Lg जा चुका होता था और कार्बोकेटायन बन जाता था, फिर उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और आपको देता था रेसोनेंट मिक्सचर। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर मैं आपको समझाऊं तो आप गौर से देखो, ये इसके अंदर आपका Lg और ये इसके ऊपर ग्रुप लगे हुए 1, ये लगा हुआ 2 और ये लगा हुआ 3। अब इन ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये ग्रुप बड़े छोटे छोटे, जैसे मान लो सबसे छोटा H, मान लो सबसे छोटा D, मान लो सबसे छोटा T। तो मैं स्टेरिक डिफरेंस कम कर रहा हूँ, जबकि SN1 में आपको देखा मोटे मोटे ग्रुप बैठे हुए थे। यहाँ मैंने इसके पीछे छोटे छोटे ग्रुप, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा था, इसका साइज बहुत छोटा था, इसका साइज बहुत छोटा। तो सोचो अगर साइज छोटे होंगे तो Lg आसानी से निकलेगा नहीं। अब अगर Lg आसानी से नहीं निकलेगा तो फिर धक्का देके निकालो। तो धक्का देने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है तो इस समय ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड तोड़ने की प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज कर देगा पीछे से जाके अटैक। क्योंकि आपको ध्यान है Lg इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, कार्बन इस पे अपना इलेक्ट्रॉन धक्का देके दे रहा है, तो ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन Lg की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं है। तो बॉन्ड नहीं टूटा तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपके Lg न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो नेचर में स्ट्रॉन्गर था और स्ट्रॉन्गर को जल्दी होती है, वो कहता है मेरे को जल्दी से किसी से बॉन्ड बनाओ, तो वो इस बॉन्ड बनाने के चक्कर में इसके पीछे से अटैक करता है। अब जब वो पीछे से अटैक करता है तो क्या होता है, कुछ देर के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि सब ये आपका जो बॉन्ड है आप चेक करके देखो, इस समय ट्रायंगल बन गया। तो जो जाने वाला Lg है, ये आपका जाने वाला Lg, और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों देखो एक ही कार्बन का बैठे। देखो ये आपका H, ये आपका D और ये आपका T। तो आप सोच के देखो, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। ये तो आउटगोइंग Lg है, ये देखो नेगेटिव पार्शियल, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, देखो ये नेगेटिव। तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब आप सोचो इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं मिलता, मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि Lg जा रहा है जैसे बॉन्ड बनता जा रहा है, तो धीरे धीरे वो बॉन्ड टूटता जाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड बढ़ता जाएगा, और नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा कि सब आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और बाकी सब चीजें पलट जाएंगी। ये देखो H, ये D और ये T। अब इसको अपन नाम देते हैं और ये Lg आपका टूट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप इस ऐसे रिएक्शन को गौर से देखो
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा, इसमें कहीं दो स्टेप बनी है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक मार के धक्का मार रहा है, एलजी निकल गया। तो सोचो इस समय अगर मैं सिंपल सा वर्ड यूज करूं तो इस समय एक छतरी थी, ये रहा प्रोडक्ट, और इस न्यूक्लियोफाइल ने तेजी से आके हवा की तरह अटैक किया, तो सोचो ये छतरी पलट गई। ये देखो, इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे वॉल्डन। पॉज हो रहा है हाँ बहुत पॉज हो रहा है। क्या? हाँ सर पॉज हो रहा है। सर तो अटक गए हैं। हेलो सर। हेलो 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 सर। क्या हो गया? सर बहुत पॉज हो रहा है। पहले शांति रखे यार, सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। अटक गए थे सर आप। आप सही है? हाँ सर अब सही है। अब सुनो, मैं रिपीट करता हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि इस SN2 रिएक्शन में Lg पहले नहीं निकलता, SN1 में पहले निकल के कार्बोकेटाइन बन जाता था। यहाँ पर Lg आसानी से निकल नहीं रहा क्योंकि पीछे से कोई धक्का मारने वाला बड़ा ग्रुप ही नहीं है। तो ऐसे में आपका न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्गर है वो पीछे जाके जब धक्का मारेगा तो Lg निकलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे में ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाने वाला Lg और आने वाला न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन के आगे बैठे, तो इस समय कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। और इससे एक फायदा और भी होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे मान लो ये आपका R था तो ये पलट कर पूरा पूरा S हो गया, तो जब 100% पलट जाए तो इसको कहते हैं इनवर्जन। तो ध्यान रखना यहाँ पर 100% इनवर्जन होगा। जबकि याद करके देखो SN1 में सिंपल सुपरफिशियली 50% R 50% S, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। टेक्निकली बोलो, नॉर्मल भाषा में बोलो, जबकि इसमें आप चेक करके देखो कोई रिटेंशन नहीं, 100% इन्वर्जन है। तो आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। ये रिएक्शन SN1 को शो कर रही है, रिएक्शन भी है और मैकेनिज्म भी है विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस डिफरेंस समझ में आ गया? हल्का सा डिफरेंस फटाफट बोलता हूँ। SN1 में याद करके देखो, अब जो SN1 ने किया, SN2 में क्या क्या चीजें कॉमन है और कौन कौन सी चीजें अपोजिट है, वो अपन इन पॉइंट्स को शो करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, बेसिक फीचर्स ऑफ SN2। तो याद करके देखो, वहां पर मैंने पहला बेसिक फीचर क्या लिखा था, कितने स्टेप प्रोसेस, दो या दो, जबकि ये कितने स्टेप है, सिंगल स्टेप। यहाँ पर आएगा सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, वो डबल टू स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस। नंबर दूसरा ऊपर चेक करके देखो, रेट किसके साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, रेट किस पे डिपेंड कर रही थी? ट्रांजिशन स्टेट। अरे क्या बात कर, वहां क्या लिखा देखो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन। ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जबकि ये चेक करके देखो, RDS में आपका सबस्ट्रेट भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। तो इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सर इसीलिए इसको दुई का अणु बोलते हैं क्या? तो इसीलिए इसको द्वि अणु बोलते हैं। यही मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि जब आपकी रेट आपकी बार सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है, तो ऐसे में अगर आपने कंसंट्रेशन को हाफ किया तो रेट हाफ हो जाएगी। अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन को हाफ किया तो रेट हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसकी और इसकी दोनों को हाफ किया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रेट पे डिपेंड क्या होगा। क्लियर? या इसको दुगना कर दिया, इसको दुगना कर दिया तो ये 4 टाइम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपका जो रेट है SN2 में वो दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है।
इसलिए इसका नाम रखा गया है SN2 प्रोसेस। अब तीसरे नंबर पे चेक करके देखो, ये हटाओ करना है इसको। तो तीसरे नंबर पे चेक करो, मैंने आपको पॉइंट क्या लिखा था, चेक करो। तो थर्ड नंबर पे क्या लिखा था? इंटरमीडिएट। इधर तो कटर को दिखाइए ना। इंटरमीडिएट है क्या? नो सर। नो इंटरमीडिएट। एक्सक्यूज मी सर, कार्बोकैटायन, जबकि इसका कोई इंटरमीडिएट नहीं है। चौथे नंबर पे चेक करके देखो मैंने कौन सा सॉल्वेंट उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। पोलर पॉलिक टॉपिक सॉल्वेंट। जबकि ये पोलर एरोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल, ये लो सर। इसके लिए पोलर एरोटिक सॉल्वेंट जैसे DMS मैं लिखवा के रखे आपको, सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट के नेचर में जाना मैं लिखवा रखा है। पोलर एरोटिक में DMF आता है ना, DMS को आता है, बहुत सारे लिखवाए थे मैंने, एसीटोन वगैरह। तो जब भी आपके पोलर एरोटिक आए तो वो SN2 को सपोर्ट करते। अब की बार नंबर 5 में SN2 रिएक्टिविटी, SN2 reactivity is inversely proportional to steric hindrance. तो आप चेक करके देखिए, इसका मतलब कि अब की बार स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोचो क्यों? क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक हो रहा है। अगर कल को ये ग्रुप बड़े होते जाएं, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच नहीं कर पाए। इसका मतलब SN1 रिएक्शन में तो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना आपके बैक साइड अटैक कम हो जाएगा, LG को धक्का ज्यादा लगेगा। तो SN2 रिएक्शन में स्टेरिक वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। इसलिए अगर मैं सुपरफिशियली आपको ऑर्डर दूं तो इसका इंटरमीडिएट होता नहीं। तो अगर मैं सुपरफिशियली ऑर्डर दूं तो इसका जो बढ़िया ऑर्डर है वो ऑर्डर है मेथिल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। तो अगर आपको रटना हो तो ये दी बेस्ट है, क्योंकि इस एग्जांपल में आप चेक करके देखो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो अगर ये वाला एग्जांपल जो मैंने यहाँ दिया है तो यहाँ पर H होता तो भी ये SN2 को बेस्ट देता। तो अब अपने को समझ में आ गया कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो SN1 के लिए बेस्ट है, और जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो SN2 के लिए बेस्ट। क्लियर? और नंबर अगर आप 6 पे बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो आप कह सकते हैं 100% इन्वर्जन, जबकि उसके अंदर आपको ध्यान है पर कह सकते थे 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, यानी रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता, यहाँ पर इन्वर्जन होता। और वही साफा पॉइंट गुड एलजी फेवर्स। तो गुड एलजी फेवर्स, इसका मतलब गुड एलजी को अगर फेवर करें अपन तो इसका मतलब सोचो कि आपका एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल का क्लोराइड और एल्किल का फ्लोराइड, चेक करके देखो ये ऑर्डर कॉमन हो गया। उसके लिए कोई ऑर्डर अब सही है। हाँ, तो बेटा इसका मतलब अब आप चेक करो, इसके SN1 SN2 दोनों के लिए गुड एलजी होना दी बेस्ट। अब आप नोट कर लीजिए, ये सारा स्नैपशॉट कर लो, ये पूरा पॉइंट्स SN2 के लिए बेस्ट नोट कर लीजिए। सर एक बार सेकंड नंबर वाला फीचर समझा दीजिए ना। कौन सा? सर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो मैंने आपको कहा, आप दिमाग लगाओ, अगर आप ये न्यूक्लियोफाइल नहीं लाते, मान लो छोड़ो नहीं लाते, तो क्या आपका LG निकल जाएगा क्या? नो सर, नहीं निकलेगा। तो LG को निकालने के लिए ये भी दम लगा रहा है, और दम लगाने के लिए किसको लाया हमने? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा लाया? स्ट्रॉन्गर के भी स्ट्रॉन्गर। तो आपने सर इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आ गई और रेट की रिएक्शन की डिपेंडेंसी इसके ऊपर भी। तो इसका मतलब रेट दो बातों पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN1 के अंदर आपको ध्यान है न्यूक्लियोफाइल RDS में आता ही नहीं था, यहाँ पर आप दिखते ही थे। आपको पता धीरे धीरे एनर्जी फूट जाता था, कार्बोकेटायन बन जाता था। कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आता था, जिसको सेकेंडरी। Yes, sir. तो RDS में जो पार्टिसिपेट करता है वो रेट डिसाइड करता है। आ गया समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ये SN1 SN2 दोनों को समझ हेलो सर। हटा रहा हूँ बेटा। सर सुनिए ना सर। हाँ हेलो सर। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। सर वो 5th पॉइंट के नीचे में आप क्या कह रहे हो बेटा? सर 5th पॉइंट के नीचे में आप 5th पॉइंट को सर 5th पॉइंट के नीचे में ना जो आप ब्रैकेट में नहीं, उसके नीचे में जो आप ब्रैकेट में लिखे हो ना उसको बताइए ना सर। बेटा मैंने 5th पॉइंट ऑर्डर SN2 रिएक्शन जो है वो स्टेरिक न्यूक्लियस के इनवर्सली है, क्योंकि सोचो अगर स्टेरिक न्यूक्लियस हो गया, बड़ा ग्रुप लगा दिया गया, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने में इजी होगा कि मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। तो आपको ध्यान है, इसका मैंने लिखवाया, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, तो पीछे से अटैक करना मुश्किल होगा, तो यहाँ पर तो रेट इफेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए अगर SN2 की रेट चेक करनी है तो आपके कार्बन जिसपे आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने जा रहे हो, जिससे Lg को धक्का मारने जा रहे हो, उस पे कोई भी बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो अगर मैं आपको हिंट दूं सुपरफिशियल, तो जैसे मैं आपको यूं कह दूं तो एक बात तो समझना कि आपके सामने ये है टर्सरी का हैलाइड 3 डिग्री, ये है आपके पास सेकेंडरी का हैलाइड, ये है आपके पास प्राइमरी का हैलाइड, और ये है आपके पास CH3 का हैलाइड। अब आप सोचो, ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में ये किसके लिए फेवरेबल है, SN1 के लिए या SN2 के लिए? SN1 के लिए। SN1 के लिए क्यों? क्योंकि इसमें तीनों R का धक्का लग के X आसानी से भाग जाए, और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किस पे बनता है, SN1 में या SN2 में? SN1 में। आपका टर्सरी SN1 के लिए बेस्ट। अब यही बात मैं इस तरफ आ जाता हूँ, सोचो ये बोलिए, स्टेरिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? सबसे कम है। सबसे कम है। आसान होगा कि नहीं होगा? होगा आसान सर। होगा सर। तो ये किसके लिए फेवरेबल है? SN2 के लिए। SN2 के लिए। तो इसका मतलब आज के बाद SN1 के लिए टर्सरी बेस्ट, SN2 के लिए सेकेंडरी बेस्ट। तो अब आप सोचो, जो आपका ये सेकेंडरी बचा, ये दोनों को मैं एक साथ कर दूं, दोनों को भी छोड़ते हैं वैसे, ये दोनों को SN2, अब बच गया सेकेंडरी। सेकेंडरी SN1 SN2 दोनों के लिए बेस्ट है, लेकिन कब? SN1 को कौन सा वाला सॉल्वेंट सपोर्ट करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैं डाला तो सेकेंडरी कौन सी रिएक्शन को आगे करेगा? SN1। और अगर अपने इस सेकेंडरी में पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो ये कौन सी वाली रिएक्शन मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा? SN2। तो आज के बाद एक पॉइंट तो दिमाग में ये क्लियर कर लो, प्लस दूसरी बात क्लियर कर दो, टर्सरी ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन इन एनी सॉल्वेंट, चाहे आप इसके अंदर पोलर प्रोटिक रखो और चाहे पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट रखो, दोनों में ही ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN1। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से क्या बना सकता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनाने के कारण ये हमेशा कौन सी रिएक्शन को ही दिखाएगा? SN1। तो आज के बाद चाहे पोलर प्रोटिक रख देना, चाहे पोलर A प्रोटिक रख देना, इसका मैकेनिज्म तो हमेशा SN2 ही आएगा। और ठीक इस वाले में SN2 है तो आपका अपन कहेंगे इन एनी सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक या पोलर A प्रोटिक। सोचो ये कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा? SN2। तो इसलिए आज के बाद
एग्जामिनर पेपर में अगर ऐसा लिख के दे दे, ऐसा लिख के दे दे CH3 का होल थ्राइस CBr एरो के ऊपर लिखे एक्वस KOH और लिख के दे दे CH3 का होल थ्राइस COH और एग्जामिनर बोले बताओ ये रिएक्शन कौन सी वाली SN है, तो आप इसको कौन सी SN कहोगे? SN1 SN। तो इसमें सॉल्वेंट कुछ भी लिखा हो में फर्क नहीं पड़ता। सबस्ट्रेट कौन सा वाला है? थर्ड कौन सा देता है? SN1 SN1 इसी रहेगा। अब कल को यही रिएक्शन यूं लिख दी जाए CH3Cl एरो के ऊपर एक्वस KOH और लिख दिया जाए CH3OH, तो एग्जामिनर कहेगा बताओ ये रिएक्शन ऐसे कौन सी कैटेगरी की है? 2 SN2 इसमें ये प्योरली इस कैटेगरी से आएगी। इस कैटेगरी का कोई भी एग्जांपल चाहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो चाहे पोलर एरोटिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी? 2 में। अब इसको कल को ऐसे लिख दिया जाए अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप चेक करो सबसे पहले ये सबस्ट्रेट कौन है, क्या टर्सरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी व्यक्ति है? सेकेंडरी इस समय सेकेंडरी है और सेकेंडरी दोनों रिएक्शन दिखा सकती है। अब डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के नेचर पर। अब बताओ कौन सी रिएक्शन SN1 है और कौन सी रिएक्शन SN2 है? सर पहले वाली SN1 और सेकंड वाली SN2। ये रिएक्शन कौन सी करेगा? SN1। जबकि सेम सबस्ट्रेट अब की बार पोलर ए प्रोटीन में कौन सी करेगा? SN2। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सर फर्स्ट डिग्री वाला भी ऐसे ही करेगा। अरे क्यों करेगा? फर्स्ट डिग्री लिखा तो ना बेटा, फर्स्ट डिग्री में साफ में लिखा मैंने। अच्छा हाँ, लाइन को नहीं देखी थी कि एक साथ है करके। तो अच्छी तरह भैया जी पढ़ो, आपको साफ है कि भाई 3 डिग्री ले रहे हो चाहे कोई सा भी सॉल्वेंट हो ऑलवेज SN1, 1 डिग्री ले रहे हो चाहे मैथिल ले रहे हो ऑलवेज SN2 और 2 डिग्री लिया है तो अब सॉल्वेंट देखना जरूरी हो गया। क्लियर? चलो इसको स्नैपशॉट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब मैं आपको बताता हूं कि हेलो एल्कीन्स के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन को आप पहचानना सीख गए। आज के बाद आप ये कह सकते हो सर ये SN रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आएंगे 5%। 95% तो एग्जामिनर SN रिएक्शन को चेक करवाएगा, उसमें ना तो वो SN1 बोलेगा ना SN2। तो हम ऐसी रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे? तो आज आपको मैं टेक्निक सिखाता हूँ। ये आपने लिया एक RLG, ये लो सर, इसको बोलेंगे अपन सबस्ट्रेट। अब जैसे आप चाहो तो इसको RX कहें, क्लोरो ब्रोमो आइडो, लेकिन LG बढ़ावा। अब ये सब सबस्ट्रेट है। अब सोचो इस सबस्ट्रेट के अंदर मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो। अब हम SN1 SN2 नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सर ये रिएक्शन एक SN रिएक्शन है। तो मुझे सोच के बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये P प्रोडक्ट, ये था आपका सबस्ट्रेट। अब सोचो रिएक्शन में क्या होने जा रहा है, चाहे SN1 करो चाहे SN2 करो,
इस रिएक्शन में ये रिएक्शन आपकी मैंने लिख दी SN। तो सोचिए क्या होने जा रहा है। अब इसमें से कौन हट रहा है और कौन आगे बैठ रहा है? X हटेगा और न्यूक्लियोफाइल हटेगा या LG हटेगा, उसकी जगह कौन आके बैठ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें सबस्ट्रेट का R तो रहेगा रहेगा, सिर्फ इस LG या इस X की जगह पर कौन आके बैठ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये आंसर बन गया न्यूक्लियोफाइल। यानी कि पेपर में 100 में से 95% जो C² बेस क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे। अब आपको अभी सब कैसे हम समझे नहीं तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एरो पे लिख दिया एक्वस। अब आप जानते हैं एक्वस का मतलब होता है पानी, तो हमने डाल दिया पानी, ये लो सर KOH। अब ढूंढो इसमें से कि कौन न्यूक्लियोफाइल है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ROH। तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका R। लेकिन अब LG को हटाकर इसमें से न्यूक्लियोफाइल निकल कर आएगा, वो कौन होगा? OH। ये OH। प्रोडक्ट अल्कोहल। ये जो हमारा आंसर है। तो पेपर में अब हमें SN1 SN2 नहीं पूछना, वो 5% था जो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब 95% तो प्रोडक्ट पूछ रहा है। जैसे पेपर में वो कैसे पूछेगा? पेपर में ऐसे करेगा, वो कहेगा सब CH3CH2 दिया, एरो के ऊपर एक्वस KOH, बताइए प्रोडक्ट क्या है? अब ये क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल। बस तो ये छोटा सा काम करता है। इसका 95% पार्ट ये कहलाता है C²। इस C² में आप कह सकते हो कि जितने कार्बन आप ले रहे हो सबस्ट्रेट में, क्या कार्बन के नंबर में कोई अंतर आएगा क्या? दो ही कार्बन थे तो इसमें भी कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। पहला हो गया C, अब दूसरा C। अगर ये एल्किल का ब्रोमाइड है तो वो कौन? एल्किल का अल्कोहल। तो इसका मतलब आपका दोनों C आ गए, इसको कहते हैं C²। तो ये इस क्वेश्चन पे सॉल्व। अब जैसे सोचो एरो के ऊपर एग्जामिनर, एरो पर आपको एग्जामिनर लिख के दे दे, सपोज करो यहाँ पर लिख दे R-O नेगेटिव Na, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आपकी चॉइस या आपकी समझदारी, इसमें से ऐसा कौन है जो निकल के बाहर आएगा और इस LG को या इस X को धक्का मारेगा, चाहे SN1 चाहे SN2, हमें मतलब नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में दिखाई देगा। तो क्या आपका क्या आपका एल्कोक्साइड? सर R बाहर आएगा क्या? तो ये आएगा R-O-। यही तो OR। मेरे पास समझ आ रही है? ईथर बनाएगा फिर तो। ये वाला अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल वो जाएगा, इस LG को हटा के इसकी तरफ रुक जाएगा, तो ये तो आ गया R। और अब इस LG की जगह न्यूक्लियोफाइल कौन आके बैठ गई है? तो ये जोड़ दिया आपने OR है। तो सोचिए आपका आंसर क्या बना? अल्कोहल बना, ईथर बना? ईथर बन गया। ईथर बना ना, वही तो। इस रिएक्शन को आप आगे जाकर एक नाम दोगे, विलियमसन्स रिएक्शन। ये है आपकी विलियमसन्स रिएक्शन। अब आपको हमेशा पेपर में कैसे आएगी? तो पेपर में ही लिखा हुआ आएगा CH3CH2Cl और इसके ऊपर लिख दिया CH3O नेगेटिव Na। तो कहता है बताओ आपका प्रोडक्ट क्या बना? अब आपको C² बनाना पड़ेगा। CH3 CH2 OCH3। आपने देखा इसमें कार्बन है 2 और न्यूक्लियोफाइल के अंदर कार्बन है। एथॉक्सी मेथिन मिल रहा है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस LG की जगह बैठेगा तो CH3 CH2 और इस LG की जगह ये वाला पार्ट अगर जुड़ गया तो चेक कीजिए आपका आंसर बना मेथॉक्सी इथेन। तो 2 कार्बन मेरा, 1 कार्बन मेरा, तो टोटल 3 कार्बन। बस
तो 100 में से 95% क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं। सर दिख नहीं तो स्क्रीन के बाहर है। वो तो बेटा स्क्रीन के स्क्रीन के बाहर है। तो देख ही पा रहे हो, आंसर पता है आपको? नहीं पता आंसर? पता है। हाँ, सर मन को तसल्ली रहती ना कि आंसर सही बताएं देखने से एक बार। चलो अब हाँ सर। एरो के ऊपर यहाँ पर मान लो एरो के ऊपर यहाँ पर लिख दिया जाए सोडियम फिनॉक्साइड, ये देखो। तो क्या आपको अपना प्रोडक्ट दिखाई देगा, यस और नो? सर आर बस जुड़ेगा वो रिंग से आके। यहाँ से तो आ गया R, और इस एल्जी को हटाकर ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपको O पैनिल, तो ये हो गया एल्कोक्सी बेंजीन। अब आपको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एग्जांपल लिख दिया कि साहब आपको दिया गया CH3CH2ONA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड और एरो पे लिख दिया मेथिल आयोडाइड। तो क्या आप अपना आंसर चेक कर पाओगे? सर CH3 को बस जोड़ देंगे, Na को हटा देंगे। मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका मतलब आपकी वाला न्यूक्लियोफाइल ये जाएगा सीधा और इसमें से Lg को बाहर निकाल देगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये रहा CH3 और इसे आगे जोड़ दीजिए फिनॉक्साइड आयन। तो ये कंपाउंड कहलाता है एनीसॉल। ये देखो, तो ये रिएक्शन एसिड रिएक्शन कहलाती है। अब आप सोचो एग्जामिनर यही क्वेश्चन देके पूछता कि ये रिएक्शन कौन सी है, एसिड रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, तो आप कहते सब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप इसको एसिड बोलते हैं, ये वाली रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन करता कि बताइए ये SN1 है कि SN2 है? अब आप आंसर क्या देते? वो 5% SN2 है सर, 2 क्योंकि इसका स्टेरिक इंटेंस कम है। ये ऐसे हो भी जाए। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। अगर एग्जामिनर पूछे सो एंड सो रिएक्शन फ्रॉम, तो अपना आंसर है SN, और वो पूछे इट इज SN1 और SN2, तो अपन कहेंगे इट इज SN2 रिएक्शन। अब इसी तरीके से अगर मान लो मैंने क्वेश्चन में ये कह दिया कि सब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na, इसको कहते हैं सोडियम प्रोपाइनाइड। तो सोच के देखो रिएक्शन में क्या होने जा रहा है। क्या आपको आंसर दिखाई दे रहा है? यस सर, डबल बॉन्ड हो जाएगा वहां पर और R जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड कहां से आएगा? डबल बॉन्ड है ही ट्रिपल बॉन्ड है। अभी तो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड हट जाएगा। क्या बात कर रहे हो बेटा, रिएक्शन का सत्यानाश मार दिया आपने तो बेटा। आपको Lg को हटाना है न्यूक्लियोफाइल से, उसमें से न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, बॉन्ड थोड़ी शिफ्ट करना है। कौन है न्यूक्लियोफाइल? सोडियम न्यूक्लियोफाइल है कि C नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। सारे न्यूक्लियोफाइल तो आ रही है। आप चेक करो रिएक्शन में आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल लिया या ये न्यूक्लियोफाइल लिया, इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल लिया, इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें से क्या आएगा? इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और धक्का तो सर उसी को बॉन्ड थोड़ी शिफ्ट होगा बेटा। क्या करते हो आप? इसको ये तरीका है, आप रिएक्शन का पैटर्न नहीं पकड़ रहे हैं। आपको तो चुप ना यार। बेटा बॉन्ड शिफ्ट हो नहीं सकता, बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ढूंढना, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? पढ़कर आए हो, वो होता है न्यूक्लियोफाइल जिसकी सिंगल लोन पेयर या नेगेटिव हो, न्यूक्लियोफाइल पे चल रही है। अब इसने अटैक करा और Lg को निकाला, तो सोचो इस R के पास जो पहले Lg था उसकी जगह पर ये आके बैठ गया, तो ये इसको जोड़ दो आगे, बस आपका सिंपल सा आंसर हो गया।
भाई पेपर में कैसे आएगा? पेपर में ऐसे आएगा कि सब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA के अंदर मैथिल का आयोडाइड डाल दो तो क्या बनेगा, ये पेपर में है। अब इस रिएक्शन को पहचानना सीखो। बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल तो बना हुआ है, इसमें बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा? तब आप सोच के बताओ, इस रिएक्शन को अगर पहचानोगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैथिल के पास आयोडाइड है। आयोडाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। इस बार साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस गुड एलजी को धक्का मार के निकाल देगा, क्योंकि रिएक्शन ऐसे नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और इससे जुड़ गया आगे CH3, तो ये देखो आपका एल्काइल ग्रुप। तो बेटा रिएक्शन के फैक्टर को समझो, रटो मत। आपको साफ दिखना चाहिए कि जब एसिड रिएक्शन होती है तो आपका एलजी किसी भी न्यूक्लियोफाइल से हटेगा, तो एरो पे न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना चाहिए। अब जैसे गौर से देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पर सपोज करो ऐसे लिख दिया होता, मैंने लिख दिया होता CH3 CH2 S नेगेटिव सोडियम, और क्या बताओ ये दोनों रिएक्शन करके क्या बने? थायोसल्फेट। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ गए कि सब इस वाले में से न्यूक्लियोफाइल कौन है? क्या सोडियम न्यूक्लियोफाइल है या CH3 CH2S माइनस? न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इस वाले एलजी को धक्का मारेगा तो सोचिए ये रहा आपका R, और इससे आगे ये वाला नेगेटिव पार्ट छूट जाएगा, तो CH3 CH2 और S3 देखो बन गया थायो ईथर। तो पेपर में एग्जामिनर जब आपको ये रिएक्शन देगा एसिड पर बेस, तो 100 में से 95% केवल एसिड पूछेगा, तो अपने को न्यूक्लियोफाइल को हटा के न्यूक्लियोफाइल लाना। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता, हालांकि मैंने इस R की वैल्यू दी नहीं है, तो अगर इस R की वैल्यू टर्सरी होती तो ये रिएक्शन हो जाती है SN1, और अगर इसकी वैल्यू होती मैथिल या 1 डिग्री तो इसका हो जाता नाम SN2। अब जैसे कल को मान लो एग्जामिनर ने एरो पे लिख दिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब सोच के बताओ इस जीआर में न्यूक्लियोफाइल कौन है? मेथिल मैग्नीशियम। सर ये तो ग्रेनाड अभिकर्मक है क्या? सर ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ अबे कॉपी कर रहा है। अरे तू हिंदी में बोली, मैं इंग्लिश में बोला। अच्छा अरे इसमें से लालिक्स नहीं कौन निकलेगा? दोनों का पोपट हो गया। अरे यार CH3 Mg। इसमें से सर MgBr निकलेगा सर, ये CH3 बस आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो आप ये जाकर क्या करने वाला है बोलो? ये इस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करने वाला है सोच के बताओ। एल्केन बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इस एल्गी को धक्का मारेगा और खुद को बैठा देगा उसकी जगह। तो सोचो प्रोडक्ट क्या दिखेगा बोलो? सर RCH3 हो जाएगा। RCH3। जाके इसमें अटैच करके अलग हो गया। और बाई प्रोडक्ट अगर बनाना चाहो तो सोचो ये चला गया Mg और ये Br, और यहाँ पर जो Lg निकला वो इसके साथ मिलती है। ये बाई प्रोडक्ट जिसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कल को पेपर में आ गया मान लो, तो पेपर में लिखा हुआ आएगा CH3 CH2Br, एरो के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा CH3 CH2 MgBr, और कहेगा बताओ आपका प्रोडक्ट क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं 95%। ब्यूटेन। अब आपको समझदारी से सोचना पड़ेगा कि सब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो आपको यहाँ से दिखेगा ये सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट में ये है वो, तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन निकला?
CH3 CH2 CH2 ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और सीधा अटैक करके किसको हटा देगा? Br को। तो आंसर क्या होगा? Br को। CH2 और ये आगे जुड़ गया इसके अंदर आपका CH2CH3। तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? पकड़ पा रहे हो बात को क्या? यस सर। बेटा यस सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो कि आप ऐसे रिएक्शन कर रहे हो और ऐसे रिएक्शन का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट में से Lg पार्ट को पहचानो। ये रहा Lg, उसे धक्का मारो और एरो पे जो रिएजेंट डाला उसका न्यूक्लियोफाइल उसकी जोड़ी तो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। अब पेपर में एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे एबीसीडी क्वेश्चन में किसी एक को गायब कर देगा, जिसमें यहाँ इसको गायब कर दिया। तो यहाँ आपकी समझदारी से आपका आंसर आएगा। कल को मान लो एग्जामिनर ने आपसे कहा बताओ मेरे पास ए क्या है कि जिसमें मैंने एक्वस केएच डाला तो मुझे मिला प्रोपिल का अल्कोहल और साथ में निकल गया मेरा KBr। तो कहता है बताओ ए होगा ए CH3 CH2 CH2 Cl, B CH3 CH2 Br, C CH3 CH2 CH2 Br, B CH3 CH2 Cl। अब आप सोचो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो इसका आंसर क्या है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर तो देखो इस समय आपको पकड़ में आ गया। जैसे आपको पता है इस रिएक्शन में इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। 3। इसका मतलब इसमें 3 है तो आपके सबस्ट्रेट में कितने थे? 3 कार्बन। क्योंकि एक्वस क्यूएच में कोई कार्बन होता ही, ये तो अपना OH निकाल के देता है। तो जो OH है वो यहाँ से है, इसमें कार्बन कार्बन वाले। तो सोचो 3 कार्बन तो इसके पास भी है और 3 कार्बन इसके पास भी, ये दोनों आंसर नहीं है। तो फिर बताओ ये दोनों में से ये आंसर क्यों नहीं है? ये वाला आंसर क्यों नहीं है? बताइए बेटा ए क्यों नहीं है? सर उसमें सर क्लोरीन उसमें लगा Cl है ना। निकला क्या है? KBr बाहर है। बाय प्रोडक्ट KBr बन रहा है ना ये आंसर। आप बताओ क्या एसएल का हम लोग क्या बंगाली में बोले? शायद मतलब आ रहा है? उर्दू में। हो तो गया फिर ऊपर। सर अटक गए क्या? वॉइस बहुत ज्यादा अटक रहा है ना। पॉज हो रहा है। और ना पूरा वीडियो ना pause होके ब्लर भी है, crying पता हो है, रहा बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से। और कहाँ हो भाई? भाई ग्रुप में भेज चाय दो में फोटो। डुबा के खाना कहीं मजा आता है। अच्छा तो अरे ऐसे खाता है क्या? सॉस तो आगे बताओ खाते हैं भाई। बचपन में खाता था अभी नहीं खाता। सर आगे खाने खाते में जाओ। डुबा के। अरे बदमाशों को दिखा क्या? हाँ सर लग रहा है। फिर से गायब। सर आप मिस्टर हे इंडिया हो गए। भगवान, सर तो लुका छुपी खेल रहे हैं हम लोग के साथ। दिख रहा है? आपकी आवाज आई तो पिन करो, पिन करो। हाँ सर हेलो हेलो। पिन कर लो। सर आपका माइक। सर माइक म्यूट है आपका। सर माइक सर तो ऑफ है। दिख ही नहीं सर रहे मेरे माइक को। म्यूट है। तुम लोग को दिख रहे क्या सर? हाँ हाँ पिन दिख कर रहे ना लेना। बिल्कुल। पिन कर मेरे लो। को तो नहीं दिख छा रहे रहे। हैं सर तो। अब बोलूं? यस हाँ। सर। प्लीज सर प्लीज। ठीक है। अब मेरी बात को सुन लो बेटा। अब इस समय फिर गायब हो गए। पिन करना वीडियो पिन कर चाहते। लो। अरे पिन कर ले माते पिन कर ले। अरे बोल दूं? हाँ सर। हाँ तो अभी बात सुन लो। अब ये एसएम रिएक्शन है। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। पैटर्न आप सीख रहे हो। अब इन एरो पर मैं चीजें बदल रहा हूं। तो आपकी रिएक्शन का पैटर्न आप सीख चुके हो कि जब भी सबस्ट्रेट में कोई भी एसएम रिएक्शन करनी हो तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे वीकर हो चाहे न्यूक्लियोफाइल, चाहे स्ट्रॉन्गर हो, चाहे वो आपका SN1 हो चाहे SN2 हो, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस R के साथ जो Lg है
उसको हटा के खुद को वर्ब जोड़ देगा तो बन जाएगी ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एसएन। जैसे एक्वस क्यूएच डाला तो एक्वस क्यूएच में OH या वाटर न्यूक्लियोफाइल है, उसने अपना OH दे दिया तो आपका। तो मैं आपको यही होमवर्क में दे रहा हूं, कल जब मैं आऊंगा तो इस एरो पर कुछ एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, उनके आंसर मैं आपसे चाहूंगा। तो मैं इसमें देखो स्नैपशॉट कर दिया था, हाँ ये मैं इसमें से हटा रहा हूं और कुछ नए न्यूक्लियोफाइल डाल के जा रहा हूं। तो कल आपको मेरे को इसका आंसर देना है। जैसे नंबर 1 मैंने एरो पे डाल दिया है केसीएन। नंबर दूसरा मैंने एरो पे डाल दिया है एजीसीएन। हिंट मैं आपको देता हूं, ये आयनिक है और ये आपका कोवैलेंट है। इसी तरह से मैं आपको देने जा रहा हूं पोटेशियम नाइट्राइट, ये आयनिक है और यहां देने जा रहा हूं सिल्वर नाइट्राइट, ये कोवैलेंट है। इसी तरह से मैं देने जा रहा हूं आपको यहां पर नंबर नेक्स्ट सोडियम एसीटेट, नंबर नेक्स्ट देने जा रहा हूं मैं इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कल जब मैं आपके पास आऊंगा तो मेरे को बताना कि इन रिएक्शन में से आपने क्या क्या प्रोडक्ट यहां सोचे। ना SN1 बतानी है ना SN2, सिर्फ SN बतानी है। तो क्या मैं होप करूं ये कर पाएंगे अपन, यस और नो? यस सर। सर ट्राई करेंगे। इसको स्नैपशॉट कर दीजिए, ठीक है? तो ओके, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। कराओगे ना? हाँ बेटा, सर कल आओगे ना? अभी चिंता मत करो, ठीक है? चलो हाँ सर, बाय। सर बाय 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 सर। सर बाय।